हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज हम वही सिलेबस डिस्कशन चल रहा है हमारा। क्या चल रहा है? सिलेबस डिस्कशन, है ना। हम सीख कर रहे थे, हमने सोशल साइंस का अपना ये सामाजिक विज्ञान का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। क्लास कौन सी है? क्लास है हमारी 9th। मैंने आपको बता दिया 100 नंबर होते हैं, 100 में से 70 आपके जो होते हैं आपको रिटर्न पेपर देना होता है, और 30 का आपको फाइल या प्रोजेक्ट जो भी कुछ काम मैडम मास्टर आपके टीचर जो भी कुछ कराते हैं उससे होता है। और 70 और 30 कितने हो गए? 100। उसमें से 20 इतिहास के, 20 भूगोल के, 20 नागरिक, 15 नागरिक शास्त्र के और 15 अर्थशास्त्र के। 20-20 देखो, ये 20, ये 20, 40, 15-15, 30, टोटल मिला के 70। इस तरीके से आपका जो है सिलेबस कंप्लीट होता है। तो हमने आपको ये 20 नंबर कैसे कैरी करने हैं वो सिखा दिए पहले वाले, ठीक है। सेकंड वाला भूगोल बता दिया, नागरिक शास्त्र बता दिया। आज हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, अर्थशास्त्र की, ठीक है। ये कितने नंबर का आता है? ये आता है 15 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 15 नंबर का। तो इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, हिस्ट्री बता दिया। उसमें 5 चैप्टर थे। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, ठीक है। यूरोप में समाजवाद क्या है, रूसी क्रांति कब हुई, नाथसीवाद, हिटलर, ये क्या था, ठीक है। फिर हमने आपको बताया वन्य समाज के बारे में बताया, ठीक है। आधुनिक विश्व में चरवाहे कौन होते हैं वो बताया। फिर मानचित्र कार्य पर किस तरीके से इसका काम हो सकता है वो सब कुछ बताया हमने, ठीक है, डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारा आया था क्या, उसके बाद हमने पढ़ा समकालीन विश्व में भूगोल, समकालीन भारत, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? समकालीन भारत पार्ट एक। एक का मतलब होता है पार्ट एक। पार्ट दो का पता है? 10th क्लास में, 9th क्लास में पार्ट वन, 10th क्लास में पार्ट सेकंड। हमने भूगोल पढ़ लिया। भूगोल कितने नंबर का होता है? टोटल 20 नंबर का, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा लोकतांत्रिक राजनीति। इसमें क्या आता है? नागरिक शास्त्र। ये टोटल कितने नंबर का होता है? 15 नंबर का। तो 20 की हिस्ट्री प्लस 20 की ज्योग्राफी प्लस 15 का नागरिक शास्त्र प्लस में 15 का इकोनॉमिक्स। तो कितने हो गए टोटल? ये हो गए 70। प्लस में 30 की आपकी क्या हो जाएगी? फाइल या प्रोजेक्ट जो भी कुछ हो जाएगा। ऐसे क्या बनेगा आपका? टोटल 100। 100 में से नंबर आते हैं नाइन्थ में, तो नाइन्थ में या 10th के भी बोर्ड में से तो 97, 98 सब क्या आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके आगे हम चर्चा करेंगे क्या। अब हमारा छोटा सा टॉपिक क्या है? वो है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। हम क्या समझेंगे आज? अर्थशास्त्र के बारे में समझेंगे हम। सिलेबस, हमारा सिलेबस में क्या क्या है केवल हमें वो जानना है, ठीक है। तो पहला हमारे ये देखो, इससे हमें कितने नंबर मिलेंगे, मतलब हम 9th क्लास का इकोनॉमिक्स का कितना भी पढ़ लें, कितना भी पढ़ लें, हमारे चैप्टर कितने हैं? 4। नंबर टोटल कितने हैं? 15। तो इन 4 चैप्टर्स को कितना भी डीपली पढ़ लो, 15 से ज्यादा नंबर तो आप ला नहीं सकते। कम तो आ जाएंगे, 15 से ज्यादा हमारे आ नहीं सकते। तो अब चर्चा करते हैं। सबसे पहला हमारा जो डिस्कशन होगा वो है इकाई 1, मतलब यूनिट 1 का पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी एक, ये एक इमेजिनरी गांव है, मतलब कि ये क्या है? काल्पनिक। ये कैसा गांव है? काल्पनिक गांव है। काल्पनिक मतलब कि जो असलियत में नहीं है, लेकिन हमने माना है उसी के अकॉर्डिंग अपना सारा जो चैप्टर का बेस है वो तैयार किया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दो, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारा जो एक यूपी है, भारत में कितने स्टेट हैं? 28 हैं। 28 में से एक है यूपी। यूपी में एक जिला है बुलंदशहर, और बुलंदशहर का एक गांव है पालमपुर। लेकिन ये पालमपुर और हमारी किताब वाला पालमपुर, मतलब कि बुलंदशहर वाला पालमपुर, और हमारी जो किताब का पालमपुर है, पालमपुर गांव की जो कहानी है, वो दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। दोनों ही पालमपुर अलग अलग गांव हैं। इसका मतलब ये है कि पालमपुर एक गांव हमने लिया वो तुक्के से, ठीक है, बाय कंडीशन ये हमारे यूपी के किसी गांव से रिलेट हो गया। अच्छा, गांव, ये जो पालमपुर गांव की कहानी है, इससे हमारा मतलब क्या है? इससे मतलब है कि भारत के सभी गांव, सभी गांवों की दशा दिखानी है। ये नहीं कि पालमपुर नाम का कोई एक पक्का गांव है, ये कोई एक स्पेसिफिक गांव के बारे में बताना नहीं। हमें बताना है भारत के सभी गांवों की एक आइडियल स्थिति कैसी है, कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कैसी है, कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो हमारा पालमपुर गांव है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा की। उसमें लगभग लगभग 450 परिवार है। कितने? 450, 450 परिवार है। 450 में कैसे कैसे बटे हुए हैं वो सारी बात कर लूंगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 150 कौन है? दलित। 240 कौन है? ऐसे लोग जिनके पास जमीन है पर 2 हेक्टेयर से कम, माइनस मतलब कम। अच्छा, बाकी बचे हुए कितने हैं? बाकी बचे हुए हमारे पास 60 इंसान, 60 परिवार हैं। और 60 में से ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। और ये जो 150 दलित हैं, ये ज्यादातर क्या होते हैं? ये भूमिहीन है।
ये क्या है, इनके पास कुछ नहीं है, ये है अपने आप में जीरो। इन सबको जोड़ोगे, एक मिनट दोबारा देखो, ये इन सबको जोड़ोगे तो कितना बनेगा 450। टोटल 450 परिवार हैं उस गांव में। उनमें से दिखाया गया है कि दलित जो हैं, ये जो 150 हैं, ये दलित हैं, इनके पास कोई जमीन नहीं है। फिर क्या है, 240 परिवार हैं, ये 2 हेक्टेयर से कम वाले हैं, माइनस मतलब कम। और जो 60 परिवार हैं, उनके पास जमीन कितनी है, 2 हेक्टेयर से प्लस, प्लस मतलब कि ज्यादा। ठीक है, तो जान लेते हैं कि वहाँ की जो आर्थिक क्रिया है, गाँवों की जो मेनली आर्थिक क्रिया होती है, आर्थिक क्रिया क्या होती है, ऐसा काम जिसे करके हम पैसे कमा सकें। तो गाँवों की जो मेन आर्थिक क्रिया होती है वो होती है कृषि। वो क्या होती है, कृषि। कृषि मतलब एग्रीकल्चर। ठीक है, क्या होती है, एग्रीकल्चर। तो हमारा जो पालमपुर है उसकी जो कनेक्टिविटी है, उसको जो जुड़ाव है अपने आसपास के गाँवों से, रायगंज है, शाहजहाँपुर है, पता नहीं शायद यही नाम है, रायगंज वगैरह है। ठीक है, तो जो आसपास के गाँव हैं वहाँ से उसका कनेक्शन बहुत अच्छा है। ठीक है, लगभग 1.5 किलोमीटर की जो एक अच्छी पक्की सड़क है, जो हर मौसम में चलने लायक होती है। ठीक है, हर मौसम में चलने लायक का मतलब ये होती है कि उसके वो रात के अंधेरे में चलने के लिए उस पे लाइट भी है। ठीक है, बरसात के मौसम में वो ज़्यादा टूटी फूटी भी नहीं है, तो हम गाँव के एरिया के हिसाब से वो बहुत अच्छी सड़क, आइडियल सड़क मान सकते हैं। आदर्श सिस्टम है सब कुछ। अच्छा, सुविधाएं कैसी हैं, सुविधाएं चाहिए होती है ना हमें हर चीज़ के लिए, रहने जीवन के लिए हमें सुविधा चाहिए, और सुविधा वहाँ पे अच्छी है। वहाँ पे बिजली की सुविधा है। गाँवों में क्या चाहिए, बिजली, बिजली है, बिजली है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए खेती। मैंने बताया ना, आर्थिक क्रिया क्या होती है, ठीक है, वहाँ होती है कृषि, और कृषि के लिए हमें क्या चाहिए, सिंचाई, पानी चाहिए ना। जो खेतों में पानी डालते हैं वही तो सिंचाई होती है। तो सिंचाई चाहिए, और सिंचाई के लिए हमें क्या चाहिए, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल में हमें जो मोटर से पानी निकलेगा वो बिजली के थ्रू आएगा, और बिजली उस गाँव में है, मतलब सिंचाई भी है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल हैं 2, वहाँ पे हाई स्कूल है। ठीक है, वहाँ पे जो एक राजकीय स्तर पर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। तो वहाँ पे मतलब एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है। अगर हम आइडियल बात करें, हम छोटी सी बात करें, तो वहाँ पे सबसे पहली बात बिजली है, वहाँ पे सिंचाई है, वहाँ पे स्कूल है, प्राइमरी लेवल के, हाई स्कूल टाइप के। ठीक है, 10th 12th तक के। अच्छा, वहाँ पे छोटा मोटा सा एक अस्पताल भी है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदान करता है आपको। ठीक है, तो वहाँ पे वो सारा भी है। ठीक, तो इस तरह से वहाँ पे क्या हुआ, सुविधाएं हैं। मतलब हम जान सकते हैं कि जो हमारा पालमपुर है एक इमेजिनरी गाँव है, इमेजिनरी विलेज है, काल्पनिक गाँव है, उसमें सुविधाएं हैं वो अच्छी हैं। कनेक्टिविटी कैसी है, जो आसपास के गाँव है वो भी अच्छी है। तो वहाँ पे जो है इस तरीके की चीजें हैं। अच्छा, वहाँ की आर्थिक क्रिया क्या है, मेन कृषि। वहाँ की मेन आर्थिक क्रिया क्या है, कृषि। अच्छा, कृषि के अलावा वहाँ के लोग क्या करते हैं, कृषि के लोग अलावा वहाँ के लोग से मतलब है, मेरा सीधा सा मतलब है, जो किताब का सीधा सा मतलब है, गाँव। गाँव के लोग कृषि के अलावा और क्या करते हैं, अपना जो भी आपके गाँव में होता हो, आप जो कोई गाँव का बच्चा होगा उसे पता होगा, जो कोई सुन रहा होगा, गाँव में जो भी कुछ खेती का लाभ होता है ना, वो सभी इस चैप्टर से जोड़ के लिख देना आपको। आपकी ही बातें इस चैप्टर में करी जा रही है, कोई विदेश से कोई गाँव उठा के आया हुआ नहीं है। जो आप ही के गाँव हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात की जाएगी। जैसे मैंने बताया, आप ही के गाँव के अकॉर्डिंग बात की जाएगी। तो हमारे गाँव में मेन मेन काम क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, आर्थिक क्रिया क्या होती है, कृषि। अच्छा, कृषि ना हो तो जो पालमपुर गाँव है, पालमपुर गाँव मतलब ये जो हमारे गाँव होते हैं, इनमें लगभग 25% क्या होता, 25% कितना, 25%। 25 क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जो आर्थिक क्रिया के अलावा जो काम किए जाते हैं। आर्थिक क्रिया में जो 75% है, देखो एक मिनट, आर्थिक क्रिया होती है, आर्थिक क्रिया कुछ भी काम अपने आप में 100% होता है। तो 75% लोग तो करते हैं यहाँ पे खेती, और बाकी 25% लोग काम करते हैं अपने अलग। जो 25% में आता है, ये क्या आता है, दुकानदारी आती है। ठीक है, लोग अपनी दुकान चलाते हैं, लोग परिवहन चलाते हैं, मतलब कि आपको कहीं से जैसे किराया होता है ना, तो किराया वाला सिस्टम हो जाएगा। जैसे किसी ने ऑटो ले लिया, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ेगा, आप उसको रुपए दोगे, तो वो खेती तो कर नहीं रहा लेकिन पैसे कमा रहा है। ठीक है, छोटे स्तर के वहाँ पे बिजनेस टाइप खुले हुए हैं, जैसे कि गुड़ से गन्ना बनाना, छोटी मोटी मिल है। ठीक है, डेयरी है, दूध के उत्पादन के लिए वहाँ पे डेयरी है। भूमि का वितरण मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा, हेक्टेयर, एक मेन पॉइंट आ गया था, हेक्टर। एक हेक्टेयर, एक हेक्टेयर कितना होता है, तो एक हेक्टेयर होता है लगभग 3.95 से 4 बीघे तक। तो हम कह सकते हैं कि एक हेक्टेयर होता है 3.5 से 4 बीघा। एक हेक्टेयर होता है 3.5 से 4 बीघे के बीच में। एक हेक्टेयर होता है 3.5 से 4 बीघे के बीच में। अच्छा, तो गाँवों में होता क्या है, गाँवों में होता क्या, गाँव में उत्पादन होता है। गाँवों में क्या होता, उत्पादन, उत्पादन होता है। अच्छा, वो तो हर जगह सब जगह होता है। ठीक है, तो उत्पादन के गाँव में मेन फैक्टर्स क्या होते हैं, मुख्य कारक क्या होते हैं जिनसे होता है उत्पादन। तो सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ को उत्पादन के लिए एक मेन चीज़ चाहिए, वो चाहिए भूमि, मतलब ज़मीन। आप कोई भी काम करोगे, आपको हवा में तो उड़ के करने का नहीं, आपको कोई बिज़नेस सेट करना है।
ठीक है। वो जो मैंने आपको बताया वहाँ के जो लोग हैं वो क्या-क्या काम करते हैं, वो अपना परिवहन चलाते हैं, दुकानदारी करते हैं, लघु निर्माण करते हैं, ठीक है। जो लघु स्तरीय विनिर्माण कार्य हैं जैसे कि गन्ने से गुड़ बनाना, चीनी बनाना या डेयरी है, वो सब कुछ काम कहाँ हो रहा है, वो तो ज़मीन पे हो रहा है ना। तो सारे जितने भी काम होते हैं वो ज़मीन पे होते हैं। तो कुछ भी उत्पादन करने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? लैंड। लैंड मतलब भूमि, ज़मीन। सबसे पहले तो हमें चाहिए ज़मीन। अच्छा ज़मीन है, हमारे पास प्लेन ज़मीन है, समतल भूमि है। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए श्रम। हमें क्या चाहिए? श्रम, श्रमिक चाहिए। हमें क्या चाहिए? लेबर मतलब श्रम। 1 मिनट यार क्या हो गया? हमें क्या चाहिए? श्रम। हमें चाहिए लेबर। हमें क्या चाहिए? लेबर। कोई भी जो हम कुछ भी काम करेंगे उसमें या तो हम ही लेबर बन जाएँगे अपने आप को। अगर हम ज़्यादा छोटे लेवल पे कुछ काम कर रहे हैं, तो वो तो हम खुद ही मज़दूर बन जाएँगे, ठीक है? अपना काम करने में क्या हर्ज? लेकिन अगर हम कुछ बड़े लेवल पे काम करते हैं, थोड़ा-सा भी अगर हमने लेवल बड़ा कर दिया, तो हमें 1-2 आदमी चाहिए काम करने के लिए। नौकर बोल दो, सहायक बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन हमें काम करने के लिए आदमी चाहिए। तो वो हमें चाहिए श्रम। हमें क्या चाहिए? श्रम चाहिए। ये होता है श्रम। हमें कोई मज़दूर चाहिए काम करने के लिए। फिर चाहिए होती है हमें भौतिक पूँजी। हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले तो भूमि चाहिए, उसके बाद चाहिए श्रम, फिर हमें चाहिए भौतिक पूँजी। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए भौतिक पूँजी। भौतिक पूँजी। भौतिक पूँजी 2 तरीके की होती है। भौतिक पूँजी 2 तरीके की होती है बी। बी इज़ स्टैंड्स फॉर बी फॉर भौतिक पूँजी। तो भौतिक पूँजी 2 चीज़ों के लिए 2 तरह की होती है। एक तो होती है स्थायी, एक होती है कार्यशील। स्थायी और कार्यशील। तो ये किस-किस टाइप की होती है? स्थायी और कार्यशील। स्थायी तो ऐसी होती है पूँजी, पूँजी से मतलब होता है कुछ भी चीज़ जो हमारे काम आने वाली हो, ठीक है? जैसे कि मानवीय पूँजी होता है, मानव विभाग का काम होता है, वो मैं अभी डिस्कस कर दूँगा, ज़्यादा टेंशन ना लें। तो एक तो होती है स्थायी पूँजी, एक तो होती है स्थायी पूँजी। स्थायी पूँजी में क्या होता है मान लिया आपके पास मशीन है, मान लिया आपके पास मशीन है, तो वो आपकी संपत्ति है। मान लिया आपके पास घर है, वो आपकी संपत्ति है, आप खुद हो, ठीक है? आपके पास पैसा है, वो खुद आपकी संपत्ति है ना, तो स्थायी पूँजी में संपत्ति आती है, ठीक है? संपत्ति कैसी? मशीन। अब मशीन का ऐसा चले तो सालों-साल, ना चले तो कल तक खत्म। तो मशीन है या आपके पास भवन है, भवन मतलब घर है, मकान है, तो ऐसी पूँजी होती है जो हमेशा के लिए आपके पास रह सकती है। एक चीज़ होती है कच्चा माल, कच्चा माल या नगद रुपए। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आज है कल नहीं है, क्योंकि नगद माल जो आपके पास कच्चा माल है, कच्चे माल को तो आप विनिर्माण करके कुछ ना कुछ बना दोगे, तो वो तो खत्म हो जाएगा कच्चा माल। जब पैसा है, पैसे को तो आप लगा दोगे बिज़नेस में, जिससे और पैसा आ जाए। तो स्थायी जो भौतिक पूँजी है वो 2 तरीके की, स्थायी और कार्यशील। स्थायी में क्या आ जाएगा? मशीन, भवन, कार्यशील में क्या आ जाएगा? कच्चा माल, नकद पैसा। अच्छा आपको पता है मैं चैप्टर कोई डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो आपको थोड़ी-थोड़ी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो ये ना सोचे कि क्या पढ़ा रहा है कुछ समझ में नहीं आया। मैं आपको केवल थोड़ी-थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ जिससे आप चैप्टर का एक सेंट्रल आइडिया लगाया जा सके, इसमें पढ़ना क्या है? इसमें पढ़ना क्या है? अच्छा वहाँ पे जो खेती होती है वो खेती भी बहुत तरीके से डिपेंडेंट होती है। तो आधुनिक टाइम पे जो आज के टाइम पे जो हमारे यहाँ पे कृषि होती है, खेती होती है वो 2 तरीके से होती है। खेती जो होती है 2 तरीके से होती है। सबसे पहले तो एक होती है बहुविध, बहुविध। कुछ भूल जाऊँ तो भाई चैप्टर के टाइम पे याद दिला देना, कमेंट कर देना अगर कुछ लगे को भूल गए बताना। ठीक है, एक तो होती है बहुविध फसल प्रणाली। ठीक है, बहुविध फसल प्रणाली में क्या होता है 1 साल में 1 से अधिक, 1 साल में 1 से प्लस, प्लस का मतलब किसी चीज़ में कुछ जोड़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 साल में 1 से ज़्यादा फसल बोना क्या होता है? बहुविध फसल प्रणाली। अच्छा एक है अब 1960 के दशक में क्या आई? हरित क्रांति। 1960 के दशक में क्या आई? हरित क्रांति। और भाई क्लास 9th के हो अगर आपको हरित क्रांति के बारे में नहीं पता, तो थोड़ा शर्म की बात है, ठीक है? पता होना चाहिए, किताब पढ़नी चाहिए, टीचर्स पढ़ाते हैं तब भी समझा देते हैं क्योंकि 1-2 टॉपिक ही ऐसे होते हैं, हरित क्रांति हो गया, ठीक है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, ये 1-2 टॉपिक ऐसे होते हैं जिसके बारे में टीचर्स बता देते हैं। थोड़ा-सा ध्यान दें, ठीक है? नहीं भी दिया कोई बात नहीं, मैं समझा दूँगा, मैं समझा चुका अपने यूट्यूब चैनल पे, आप एक बार देख लेना। तो 1960 के दशक में कब आई? क्या आई? 1960 नहीं 1960 का दशक। क्या आई? हरित क्रांति आई। अब हरित क्रांति से बहुत-बहुत नई तरीके निकल के आए सामने। तो इस तरीके से वहाँ पे नई-नई सुविधाएँ उत्पन्न हुई, नए बीज आए, जिससे फसल अच्छी हुई, हाइब्रिड हाइब्रिड बीज आए जिससे हमारी फसल बहुत अच्छी हुई। तो इस तरीके से जो गाँव का परिदृश्य चलता, वो किस चीज़ पे डिपेंड होके चलता? कृषि पे। भाई जो गाँव की हमारी अर्थव्यवस्था है, वो 75% तो चल रही है कृषि पे, 25% चल रही है गैर कृषि कार्यों से। तो मेन क्या रोल निभा रहा है? कृषि। 75% कृषि है ना, कृषि, के फॉर कृषि। तो 75% तो कृषि, तो हमें कृषि को बहुत अच्छे तरीके से रखना पड़ता।
ठीक है। ये तो हो गया पालमपुर वाले गाँव का थोड़ा सा सिस्टम। फिर आता संसाधन के रूप में लोग या जनसंख्या। संसाधन के रूप में लोग या जनसंख्या, ये होता क्या है? ठीक है। तो इसमें बताया जाता है कि ये जो जनसंख्या होती है, ये जो हमारी जनसंख्या होती है, जनसंख्या क्या होती है? जन मतलब लोग, और संख्या मतलब कि लोगों की संख्या। जन मतलब लोग और संख्या मतलब लोगों की संख्या। तो भारत में कितनी जनसंख्या है? लगभग 145 करोड़। भारत की जनसंख्या क्या है? लगभग 145 सीआर। सीआर मतलब करोड़। तो भारत की जनसंख्या 145 करोड़ है, और ये दुनिया का प्रथम देश है, दुनिया का पहला देश है जिसकी इतनी आबादी है। मतलब कि दुनिया के लिहाज से अगर हम जो आबादी के लिहाज से अगर हम देखें, तो भारत दुनिया का नंबर 1 देश है जिसकी आबादी है। ठीक है। सबसे ज्यादा आबादी किसकी? भारत की। अच्छा, अब से पहले चाइना हुआ करता था, लेकिन अब चाइना सेकंड नंबर पे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम कभी कभी जनसंख्या को बहुत बुरे तरीके से कोसना टाइप बोल सकते हैं कि यार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, संसाधन घटते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम सोचें हमारे तो चलो संसाधन पहले थे हमारे पास, अब घट चुके। हमारे पास संसाधन थे लेकिन अब घट चुके। मतलब एक टाइम पे तो हमने संसाधन यूज करे ना अपने विकास के लिए, आज संसाधन घटते जा रहे हैं। अच्छा, तो हम तो लैक ऑफ संसाधन, लैक ऑफ रिसोर्सेज देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब से पहले हमने संसाधनों को यूज करा है। लेकिन एक तरफ से जापान जैसा देश, जहाँ की जमीन, जब अगर भारत इतना बड़ा है तो जापान इतना सा है। तो जमीन कम है, वहां पे संसाधन भी कम है। ठीक है। अच्छा, वहां पे जो नेचुरल संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन थे हैं, वो बहुत कम थे या नहीं भी थे। तो उन्होंने क्या काम करा? उन्होंने अपनी मानव पूंजी तैयार करी। उन्होंने क्या काम तैयार करा? उन्होंने अपनी जो जनसंख्या है ना, उसको इस तरह से बना दिया कि वो ही संसाधन के रूप में काम करे। जब जनसंख्या ही संसाधन के रूप में काम करने लगती है, तो ये तो है चैप्टर का नाम भी, संसाधन के रूप में जनसंख्या। चैप्टर का नाम भी क्या है? जनसंख्या। संसाधन के रूप में जनसंख्या। जब हमारी जनसंख्या ही संसाधन के रूप में काम करने लगती है, तो क्या बन जाता है? चैप्टर 2, संसाधन के रूप में जनसंख्या। लोग कैसे, मैं बताता हूँ। मान लिया आप एक आदमी हो, मैं एक हूँ। ठीक है, मैं एक आदमी हूँ, तो मुझे मान लिया कुछ नहीं आता, लेकिन मैंने काम करा, कुछ भी सीख लिया, कुछ भी काम करना सीखा, मैं पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत, और मैं बन गया डॉक्टर। मैं क्या बना? मैं डॉक्टर बन गया। अब मेरे पास कौशल है, मेरे पास एक क्षमता है, मेरे पास तकनीक है, कुछ ज्ञान है। अब इसे मैं यूज करूंगा। यूज किस चीज के लिए काम करूंगा? डॉक्टरी के लिए। डॉक्टरी के लिए यूज करूंगा। अब मैं डॉक्टरी के अनुसार इसमें जो भी हमारे एरिया में जो भी कुछ होगा, अब जो लोग हैं उनके मैं काम आऊंगा, क्योंकि वो मेरे काम आ रहे हैं, वो मुझे पैसा देंगे, ऐसे व्यापार चलेगा। ड्राइंग बहुत तकड़ी है, ये तो मैं हूँ डॉक्टर साहब, ये मेरा मरीज है, कोई भी है, तो मैं इसे दूंगा अपना कौशल, अपना ज्ञान, अपना श्रम, अपनी ताकत, मैं सब कुछ दूंगा। ठीक है, मैं उसे ठीक कर दूंगा, अपना जितना दम लगा सकता हूँ। ठीक है, ठीक करना ना होना हो तो उसके हाथ की बात है, ऊपर वाला चाहेगा। ठीक है, लेकिन हम भी कर सकते हैं, डॉक्टर होने के नाते हम अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं, हम अपना पूरा ज्ञान लगा सकते हैं। अब वो भाई साहब क्या दे रहे हैं हमें? वो दे रहे हैं हमें मनी। तो डॉक्टर साहब की आर्थिक क्रिया क्या है? वो डॉक्टरी। ठीक है। अच्छा, इन भाई साहब को क्या चाहिए था? इस वाले भाई साहब को, इसे इसे इस इंसान को क्या चाहिए? इसे क्या चाहिए? श्रम चाहिए था। अपने लिए क्या चाहिए थी? डॉक्टरी चाहिए थी। इलाज चाहिए था। इलाज किसने करा? इलाज इसने करा। तो इन भाई साहब के लिए एक इंसान काम आया, दूसरा कौन? ये। तो जब दूसरा इंसान ही संसाधन के तौर पर काम आने लगा, संसाधन क्या होता है? वो चीज जो हमारे काम आए। तो इस इंसान के काम कौन आया? डॉक्टर। तो डॉक्टर काम आया। तो जब कोई इंसान ही काम आने लगता है किसी दूसरी चीज के लिए, तो वो बन जाता है संसाधन। जैसे कि हम किसी फौजी को ले लेते हैं, अब फौजी देश के काम आ रहा है ना, कभी लड़ाई होती है, हम तो जाते नहीं घर से निकल के, तो फौजी साहब हमारे काम आ जाते हैं। तो फौजी क्या है? हमारा संसाधन है। हमने कोई टीचर ले लिया, मास्टर साहब बोल देते हैं, तो वो ले लिए, सर ले लिया हमने, कोई भैया बोल सकते हो, टीचर बोल सकते हो, तो वो हम आपके काम आ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे लिखा रहे हैं। संसाधन क्या होता है? आपके काम आता है, और टीचर भी काम आ रहा है। तो इस तरह से जब लोग ही, जब मानव ही एक संसाधन के तौर पे काम करने लगता है, तो वही बन जाता है संसाधन के रूप में जनसंख्या। ठीक है। मानव पूंजी। मानव पूंजी क्या होता है? जब, मैंने आपको बताया, जब मानव मतलब कि इंसान ही क्या, किसकी तरह काम करे? संसाधन की तरह काम करे, तो वो क्या बन जाता है? मानव संसाधन। ठीक है। और ये जो मानव है ना, अब ये हो चुका मानव पूंजी। यही जो मानव है, ये हो चुका मानव पूंजी। पूंजी हमारे काम आती है, पूंजी हमारे काम आती है, हम पूंजी की तलाश में रहते हैं, और हम ऐसे मानव की भी तलाश में रहते हैं। हम ऐसे मानव की भी तलाश में रहते हैं। तो मानव संसाधन ही मानव पूंजी है। मानव पूंजी हमें, एक तो इंसान हो गया अनपढ़, बिल्कुल बेकार फुद्दू टाइप, तो वो तो खत्म है, उसकी तो हमें जरूरत नहीं। लेकिन एक इंसान वेल मैनर्ड, सब कुछ आता है उसे, फिर हमें उसकी जरूरत है। जिस इंसान ने सब कुछ सीखा हुआ है, उसे सब कुछ आता है,
उसे डॉक्टरी बोलते, डॉक्टरी आती है, अच्छा टीचिंग आती है, फिर उसे या वो देश के लिए किसी भी तरीके से काम हो सकता है। तो अब वो है मानव पूंजी, पूंजी की तरह अब हम उसे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जापान है, जापान के पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, तो उसने मानव पूंजी उत्पन्न करी, इंसान को ही इतने लायक बना दिया कि अब दूसरे संसाधनों की खोज करता रहा भाई। उसने इंसान को ही इस लायक बना दिया कि हमने तुझे संसाधन बना दिया है, अब इंसान संसाधन बन चुका है, अब आपको क्या करना, अब नए संसाधनों की खोज करो। तो इस तरीके से हमारा सेकंड चैप्टर चलता है। इसमें बस इतना ही बताया जाएगा, आपको ज्यादा नहीं बताया जाएगा। फिर आता हमारा थर्ड चैप्टर। फिर आता हमारा थर्ड चैप्टर, यूनिट फर्स्ट हो चुकी है। यूनिट फर्स्ट हो चुकी है और कितने नंबर की थी? यूनिट फर्स्ट थी हमारी 7 नंबर की। ठीक है, यूनिट फर्स्ट से हमारे कितने नंबर थे? 7। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड, फर्स्ट और सेकंड हमारा चैप्टर होगा। अब आते हैं हमारी यूनिट सेकंड, चैप्टर क्या है? थर्ड, निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता क्या होती है? सीधी बात, नो बकवास, गरीबी। गरीबी मतलब निर्धनता, मतलब कि पॉवर्टी। इस यूनिट से 8 नंबर आएंगे और दो चैप्टर है, मतलब कि 7 नंबर पहली यूनिट से प्लस में 8 नंबर दूसरी यूनिट से, कितने हो जाएंगे? 15। मैंने आपको बताया था कितने चैप्टर हैं? 4। तो 4 चैप्टर से 15 नंबर। तो आप देख लो 4 नंबर भी हर एक चैप्टर से आ नहीं रहे हैं, फिर भी हमें पढ़ना है क्योंकि छोटे छोटे से मजेदार है, छोटे छोटे से मजेदार है। अच्छा, तो निर्धनता क्या होती है? निर्धनता होती है गरीबी। निर्धनता होती क्या है? गरीबी। ठीक, निर्धनता सीधी बात, आपको क्या होना चाहिए? गरीबी। अब गरीबी किस किस चीज से हो सकती है? तो जो हमारे सामाजिक वैज्ञानिक होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अशिक्षक, जो शिक्षित इंसान नहीं है, मतलब कि अशिक्षा, गरीबी कब हो सकती है? अशिक्षा। अशिक्षा क्यों होगा? क्योंकि शिक्षक इंसान, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता है इंसान, वो दिमाग ज्यादा चलाने लगता, तो वो अपने लिए संसाधन नहीं खोजने लगता, अपने लिए संसाधन खोजेगा, या वो किसी भी तरीके से करके ना अपना गुजारा करेगा, जीवन बसर करेगा, आर्थिक किराए ढूंढ लेगा, गरीब नहीं मरेगा, भूखा नहीं मरेगा, तो वो कुछ ना कुछ काम करने लगेगा, क्योंकि उसकी उसे पता है कि हम क्या देख सकते हैं। अच्छा, जो अशिक्षित इंसान है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, तो उसके ना चाहते हुए भी जो संसाधन है वो बंद से हो जाते हैं, संसाधनों का द्वार बंद हो जाता है। फिर बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है, क्या है? बेरोजगारी। क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी, बेरोजगारी क्या होती है? बेरोजगारी में वो होती है कि मान लो कोई कोई इंसान है, कोई इंसान है 20 साल का है, वो काम करना चाहता है लेकिन उसे काम मिल नहीं रहा है, उसे पैसे की जरूरत है, वो काम करना चाहता है। देखो, पहला पॉइंट, पैसे की जरूरत है, दूसरा पॉइंट, काम करना चाहता है, और तीसरा पॉइंट, काम मिल नहीं रहा है। इन दोनों चीजों की जरूरत है और यहाँ ये मिल नहीं रही। पैसे की जरूरत है, काम करना चाहता है, और काम मिल नहीं रहा है, तो एक होती है बेरोजगारी। ये क्या होती है? बेरोजगारी। जब कोई इंसान है, पैसे की जरूरत है, पैसे कमाने के लिए तो कुछ काम करना पड़ेगा, काम मिल नहीं रहा, तो बेरोजगार हो जाएगा, मतलब उसके पास पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो फिर वही गरीबी, पैसे नहीं आएंगे तो फिर वही गरीबी, गरीबी। अच्छा, एक होती है चीज निर्धनता रेखा, भारत सरकार के द्वारा ये लागू की गई है। तो कोई भी इंसान जो इस निर्धनता रेखा से नीचे आता है, मान लिया आपको मैं एक रेखा बना के दे देता हूँ, ये हमारा समाज है टोटल, ये एक रेखा ऐसी बनी हुई है, ये है निर्धनता रेखा। ठीक है, BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, ये तो होगी नीचे के लोग, ये हो गए ऊपर के लोग, APL, अबो पॉवर्टी लाइन, मतलब कि पॉवर्टी लाइन ये है, इस लाइन से ऊपर के लोग अबो में आ जाएंगे, नीचे के लोग बिलो में आ जाएंगे। तो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग, मतलब कि निर्धनता रेखा से नीचे के लोग क्या आते हैं? कि जिनका शोषण हुआ है, या जनसंख्या वृद्धि हो गई, या असमानता है। ठीक है, आप सब समझ जाओगे। तो मतलब कि वे लोग जिनके, जो गरीब हैं, इस साइड के लोग जो गरीब हैं, जिन्हें अपने खवाई पियाई के लिए पैसा नहीं, जो अशिक्षित रह चुके अपने टाइम पे, जो बेरोजगार रह चुके, उनके लिए सरकार नई नई योजनाएं चलाती है। उनके लिए क्या करती है? सरकार नई नई योजनाएं चलाती है, जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा, मनरेगा। मनरेगा ये महात्मा गांधी जी द्वारा एक, या उनके नाम से एक फेमस स्कीम है। इसमें सरकार क्या करती है? एक किसी भी मजदूर आदमी को एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो 365 में से 100 दिन रोजगार देने का सरकार वादा करती है, और रोजगार के बदले पैसा मिलेगा, मतलब कि 365 में से 100 दिन अगर वो अच्छे पढ़ के कमाएगा, तो शायद अपने साल का गुजारा कर ले। उसके बाद सरकार राशन देती है, लगभग मुफ्त, लगभग मुफ्त के बराबर सरकार आपको राशन देती है।
तो सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाती है जिसमें आप गरीब ना सके। गरीबी बहुत तरीके की होती है, एक गरीबी होती है परछन बेरोजगारी। परछन बेरोजगारी क्या होती है? ऐसी बेरोजगारी जो होती भी है और दिखाई नहीं देती। एक ऐसी बेरोजगारी होती भी है, दिखाई नहीं देती। अच्छा, सबसे एक बड़ी बात बताऊं मैं आपको, जब कोई आदमी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूर्ति ना कर पाए। मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। दोबारा लिखूं? गंदा हो गया, कलर चेंज। क्या लाएं? ये वाला लाते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान। ये इंसान की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। जब इंसान इनको भी पूर्ति ना कर सके, जब इंसान इन चीज़ों को भी अफोर्ड ना कर सके, तो वो ये मान लो कि अब वो बिल्कुल गरीबी में जी रहा है। तो मूलभूत आवश्यकताओं की जिस दिन इंसान पूर्ति करना बंद कर सकता है अपने लिए, मतलब कि जब वो इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाता, रोटी नहीं खा पाता टाइम से, वो कपड़े नहीं पहन पाता ठीक से, वो एक मकान में प्रॉपर्ली रह नहीं पा रहा है, तो वो माना जाता है गरीब। वो क्या माना जाता है? गरीब। तो गरीबी क्या है? केवल पैसे की समस्या नहीं है। गरीब केवल पैसे की समस्या नहीं है। निर्धनता इज नॉट ओनली लैक ऑफ मनी। ये पैसे की समस्या नहीं है, बट ऑल्सो क्या, ये किस चीज की है? यह बहिष्कार की, यह शोषण की। आपका कहीं शोषण हुआ है, ठीक है, बहिष्कार हुआ है, आपके पास शिक्षा नहीं है, आपका स्वास्थ्य जो है, आपका स्वास्थ्य खराब है, तो इस तरीके से आपके पास जो अवसर हैं, जो आपके पास अवसर हैं वो नहीं मिले आपको पर्याप्त। आपके पास आपके अवसर नहीं है, दोबारा लिखता हूँ, आपके पास जो है आपके अवसर नहीं है। ठीक है। क्या बता रहे थे? अवसर। एक मिनट कहाँ जाता भाई? अवसर बता रहे थे। आपके पास अवसर नहीं मिले आपको। ठीक है। आपको अवसर नहीं मिला कि आप कुछ कमा सकें, कुछ करके दिखा सकें, तो वहाँ आपके पास पैसे की कमी रह जाएगी, और पैसे की कमी ही तो गरीबी होती है। पैसे की गरीबी क्या है? जो पैसे की कमी क्या है? वो गरीबी होती है। तो सरकार एक उम्मीद रखती है आपसे। अच्छा, सरकार एक आंकड़ा फिक्स रखती है। सरकार क्या करती है? एक आंकड़ा फिक्स रखती है। तो गांव का आदमी तो 2400 कैलोरी, और शहरी आदमी 2100 कैलोरी। तो जो ये अफोर्ड कर सकता है, खाने में होती है कैलोरी, ये ऐसा नहीं है कि दुकान पर जाकर खरीद लाया। तो खाना होता है, जो खाना इंसान खाता है, और उस खाने से अगर शरीर, मानव शरीर, गांव का शरीर, जो गांव के आदमी का शरीर, अगर वो 2400 कैलोरी प्राप्त कर रहा है, तो ठीक, मतलब कि वो गरीबी रेखा से अच्छी जिंदगी जी रहा है, वो गरीब नहीं है पूर्णतः। और एक आदमी जो 2100 कैलोरी खाता है, पीता है, खत्म करता है, ये शहरी आदमी है। तो अगर शहरी आदमी इतनी के साथ जिंदगी जी रहा है, तो वो ठीक है, गरीब नहीं है। और ये ग्रामीण आदमी इतनी के साथ जिंदगी जी रहा है, तो वो ठीक है, गरीब नहीं है। ठीक है। गरीबी के बहुत सारे कारण हैं। उपनिवेश काल में बहुत सारे लोग प्रभावित हो चुके, जैसे कि लोग जो आदिवासी लोग थे, जो वन वाले लोग थे, वन में रहने वाले लोग थे। अब जो औपनिवेशिक काल के गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। अब वो अपना जीवन गुजारा कैसे करें, क्योंकि वो तो आखेट के लिए, लकड़ियों के चुगने के लिए, सभी प्रकार से वनों पर आश्रित थे संसाधनों के लिए। लेकिन अब संसाधन जो उनके वन संसाधन वहां से भगा दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया उनका। तो अब क्या होगा? अब वो होंगे गरीब। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है बहुत धुआंधार। अब देख लिए, इससे पहले चैप्टर में तो बताया गया कि जनसंख्या अच्छी चीज है। अब थर्ड चैप्टर में ही बताया क्या जा रहा है? ज्यादा जनसंख्या बुरी चीज भी है। तो हर चीज के अपने फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। लिमिट में रहे तो ठीक, लिमिट से ऊपर हो जाए, जब तक ये मान लिया हमारे पास ये लिमिट की एक लाइन है, तब जब तक इसके कांस्टेंट चल रही है तो ठीक। और जब इससे बढ़ने लगे तो क्या हो जाएगी? वो समस्या उत्पन्न करती है। संसाधनों का असमान वितरण है। संसाधन जो है उनका असमान वितरण है, जिसके पास पैसे ज्यादा उसके समान संसाधन उतने अच्छे। तो यहाँ पे जो गरीब आदमी है वो और गरीब होता जाता है। ठीक है। एक चीज होती है जातिवाद। भारतीय समाज में एक चीज अच्छी खासी क्या चलती है? जातिवाद। हर जगह चलती है। ठीक है। सरकार खत्म करने की उम्मीद भी करती है, पर खत्म भी नहीं हो पाती है। तो जातिवाद होती है एक चीज। ठीक है। एक चीज क्या होती है? जातिवाद। अब जातिवाद भी लोगों को गरीब रखती है। मान लिया कोई एक पंडित जी का घर बन रहा है, किसी भी कास्ट के इंसान का। पंडित जी से मेरा मतलब ये नहीं कि मेन पंडित है, ठीक है, किसी भी कास्ट का। ठीक है, मैं इस तरह से नाम लेता हूँ, भाई ए कास्ट के नाम का आदमी का घर बन रहा है, उसे मजदूर चाहिए। अब 2 मजदूर आए, एक ए नाम की कास्ट का ही, एक बी नाम की कास्ट का। तो ये भाई साहब काम करते हैं, अपनी कास्ट के लोग को ही मजदूरी पर रखेंगे। तो यहाँ तो जातिवाद ने इसका हक मार लिया ना इंसान का। अच्छा काम भी कर सकता है। मान लिया ये पहले भी आया था, लेकिन अब रखा कौन गया?
यही सेम बिकॉज सेम कास्ट। तो ऐसे समस्या भी उत्पन्न कर देता है। एक होती है चीज मैंने आपको बताया था कि प्रचलन बेरोजगारी। प्रचलन बेरोजगारी, प्रचलन बेरोजगारी होती क्या है? मैंने मान लिया एक सिंपल सा एग्जांपल, एक खेत को जोतने के लिए 10 आदमियों की जरूरत है, लेकिन वहां लगे हुए हैं कितने? 15। 10 आदमियों की जरूरत है, वहां लगे हुए हैं कितने? 15। तो अगर मैं उन 5 को यहाँ से हटा के कहीं और लगा दूं काम पे, तो अब भी उत्पादन जो है ये लोग 10 आदमी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जरूरत भी 10 की थी। अब बचे भी 10, जो 5 तो ये तो फालतू के थे, उन्हें तो भगा दिया हमने। तो ये जो 5 आदमी हैं ये पर्सनल बेरोजगार हैं, मतलब कि बेरोजगार भी हैं, उन्हें ठीक से काम नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे 10 लोगों को जितना पैसा मिलना चाहिए था अब 15 ले रहे हैं उतना। तो बाकी की 10 की सैलरी पे भी इन्होंने हमला कर रखा है। तो ऐसी जो बेरोजगारी, जो असलियत में तो बेरोजगार है, दूसरे इंसान की कमाई खा रहे थे, लेकिन जो है ये कुछ कर नहीं पा रहे, बेरोजगार भी हैं, लेकिन खुले बेरोजगार दिख भी नहीं रहे, ऐसे ही होते हैं पर्सनल बेरोजगार। फोर्थ चैप्टर क्या आता है हमारा? फोर्थ चैप्टर आता है भारत में खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा मतलब कि खाने पीने से रिलेटेड, खाना, खाने की सेफ्टी, खाने की सेफ्टी बहुत मैटर करती है सभी लोगों के लिए। जो भारत के जो सभी लोग होते हैं, भारत के सभी लोग होते हैं, वो हर समय उनके पास क्या होना चाहिए? पौष्टिक भोजन उपलब्ध होना चाहिए। पौष्टिक भोजन मतलब कि जिससे उन्हें उनके शरीर को पूर्णतः ताकत मिल जाए। भारत के जो लोग हैं उनके सभी के पास वो खाना खाते भी थे, कोई भी मजदूरी करता है, कुछ भी करता है, खाना ना खाने पीने वाला इंसान तो गरीब हो गया। जो टोटल गरीब होगा शायद वही शाम को भूखा सो पाएगा, और भारत सरकार उसका भी इलाज करना चाहती है। ठीक है, कोई रह ही जाए तो क्या बात करें, नहीं तो हर कोई तो शायद ना करता ही होगा, ठीक है, अफोर्ड तो करता होगा, चाहे खाना खा ले, चाहे वो पूर्णतः पौष्टिक हो या ना हो, लेकिन खाना शायद खा लेता होगा। ठीक है, तो भारत सरकार क्या उम्मीद लगाती है कि जो इंसान खाना खा रहा है वो पौष्टिक हो। पौष्टिक से मतलब यार वो खा के कम से कम बीमार तो ना पड़े। पौष्टिक से मतलब खा के कम से कम वो बीमार तो ना पड़े, जो उसके अंदर की और जो समस्याएं हैं, जो उसके सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, बुखार है, जो भी कुछ, तो खाना ही करता है अंदर जाके आपको ताकत प्रदान करता है। तो जो आपके अंदर की सेल्स हैं वो जो ताकत के एंजाइम बनेंगे, फिर वो खत्म करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, ठीक है, जो भी कुछ होगा साइंस में होगा, हमें पता है। ठीक है, तो हर एक इंसान की पहुंच में होना चाहिए पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार होना चाहिए हर एक इंसान की, हर एक मानव की। जो मैंने आपको बताया, मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी में ही आ चुका सबसे पहला, खाने में। ठीक है, तो इंसान के पास पहुंच होनी चाहिए, इंसान की पहुंच होनी चाहिए, उसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, और एक बात, जो हमारी खाद्य सुरक्षा है उसके कुछ मुख्य आयाम होते हैं। सबसे पहली बात, उपलब्धता। सबके पास उपलब्धता होनी चाहिए उसकी, यार सभी आदमी तक पहुंच होनी चाहिए ना उसकी, सभी आदमी तक उसकी पहुंच होनी चाहिए, है कि नहीं? जो हमारी खाद्य सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा से मतलब है कि हर एक आदमी की रात को यार कोई काम करके और वो भूखा ना सोए, इसलिए सरकार राशन बांटती है। जो सरकार मनरेगा के तहत सरकार हर इंसान को साल में 100 दिन एक मजदूरी, क्या बोलते हैं उसको, रोजगार देने का आश्वासन देती है, और शायद काम भी कराती है। तो इसके क्या कारण है कि जो हमारी जो है खाद्य सुरक्षा मजबूत रहे, खाद्य जो है, जो खाने की है चीजें वो सुरक्षित रहें, जो इंसान है वो खाने पीने की तरफ से सेफ फील करे। उसकी मेन चीजें क्या है? उपलब्धता, हर इंसान वहां पे उपलब्ध हो, हर इंसान के लिए खाना पीना उपलब्ध हो, हर इंसान की पहुंच में हो, हर इंसान की पहुंच में हो। ठीक है, वहनीयता, मेन मेन चीजें दो चार जो याद बचती हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ ना आए मेरे मुंह से इस टाइम में ना बोल पा रहा हूँ, तो आपको अगर लगे कुछ छूट गया तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं डिस्कस कर लूंगा। एक चीज होती है वहनीयता। वहनीयता क्या होती है? ठीक है, तो भोजन खरीदने के लिए भोजन खरीदने के लिए हर इंसान के पास यार सुविधाएं होनी चाहिए, हर इंसान के पास थोड़ा बहुत कम से कम। अच्छा यार, कोई मान लो एक पार्ले जी का बिस्किट आता है, इतना बड़ा है, मान लिया पार्ले जी का बिस्कुट है, उसमें 2-3 बिस्कुट आ रहे हैं, ठीक है, आज वो कितने रुपए का? 5 रुपए का। लेकिन बाई चांस अगर वो 500 रुपए का हो जाए, तो क्या वहनीयता सबकी है? वहनीयता मतलब क्या वहां तक सबकी पहुंच है? नहीं है। गरीब आदमी 500 तो कमाता है, और 500 कोई पार्ले जी का बिस्किट हो चुका आज हमारा, तो नहीं हो जाएगा। कोई भी बिस्कुट मान लिया, ABCDEFGH कुछ भी नाम है बिस्कुट का, हमने मान लिया वो 5 रुपए का आता था, लेकिन आज वो कितने का हो चुका? 500 का। तो क्या गरीब आदमी वहां तक पहुंच पाएगा? नहीं। तो पहुंच ही तो क्या है? वहनीयता।
पहुँच ही है वह नहीं रहा, अब इंसान वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा। तो हमारे जो खाने-पीने की मेन चीज़ें हैं, उनकी जो हमारी क्षमता के अनुसार उनकी लगभग प्राइस मनी भी होनी चाहिए। अच्छा, फोर्थ चीज़ होती है एक स्थिरता, जो चीज़ें याद आती रहेंगी, दिखती रहेंगी, सब कुछ मैं रिलेट करके बताता रहूँगा। स्थिरता, एक चीज़ क्या है? स्थिरता, भोजन की स्थिरता, आज है कल नहीं, ये वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। इंसान का ये नहीं कि आज खा लिया, सुबह का पता नहीं है, सुबह को खा लिया, शाम का पता नहीं है। होना चाहिए, पहुँच होनी चाहिए। ये नहीं कि आज है, कल नहीं, कल है, परसों नहीं, परसों सुबह है तो परसों शाम को नहीं, रात है तो दिन में नहीं। होना चाहिए। कम, लेकिन कम से कम होना तो चाहिए, चाहे कम हो। मौसम के ऊपर डिपेंड ना करता हो कि भाई बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में बरसात का मौसम चल रहा है हमारा, मौसम कैसे चल रहा है? बरसात का मौसम चल रहा है। अब इंसान काम पे जा नहीं रहा, मज़दूर टाइप का इंसान है, वो घर बनाने जा नहीं रहा, किसी दुकान पे जा नहीं रहा, ठीक है? तो अब क्या है, वो कमाई नहीं कर पाएगा, कमाई नहीं कर पाएगा, तो पैसे नहीं आएँगे, पैसे नहीं आएँगे तो भूखा सोएगा, क्योंकि घर में खाना नहीं बनेगा, खाना बनाने के लिए दुकान पे जाकर कुछ खरीदना पड़ेगा, खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो वो भूखा सोएगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएँ चलाती है। सबसे पहले क्या? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या होता है, सरकार किसी भी खाने-पीने की चीज़ों के जो मेन चीज़ें होती हैं, दाल है, चीनी है, गुड़ है, गन्ना गु सॉरी दाल है, चीनी है, गुड़ है, ठीक है? और जो घर में चलाने के लिए मिट्टी का तेल वगैरह होता, तो आटा होता, चावल होते हैं, इन चीज़ों के लिए सरकार एक दालें होती हैं, है ना? इन चीज़ों के लिए सरकार अच्छी और सस्ती दर तय कर रखती है पहले से, कि एक राशन की दुकान पे जाना, आपको सस्ती दरों पे ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। तो ये होती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आपको सारी चीज़ें घर की मेन-मेन राशन की वहाँ चीज़ जाके मिलेंगी, ठीक है? और आपके पास अगर बीपीएल कार्ड है, मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड, जिसमें आप निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के अंतर्गत दर्शाए जाओगे, उसमें आपको और ज़्यादा चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? सरकारी और योजनाएँ चलती हैं, जैसे कि अंत्योदय अन्न योजनाएँ, ठीक है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है? एक चीज़ होती है खाद्य बैंक, खाद्य बैंक मतलब कि जो खाद्य उपलब्धता है उसको बढ़ाने के लिए सरकार किसानों की भी तो मदद करेगी। ये तो है नहीं कि सरकार आपके लिए जो अन्न बाँट रही है, राशन बाँट रही है, वो फ्री बाँट रहा है, या इतनी सारी खाने-पीने की योजनाएँ चला रही है सरकार, क्या खुद जाके खेत में रहेगी? इसके लिए अगर क्या करना पड़ेगा, किसान को खुश रखना पड़ेगा। मतलब कि जो किसान है, उसके पास इतनी सुविधाएँ होनी चाहिए कि वो इतना अच्छे तरीके से उत्पादन कर सके। इतने अच्छे तरीके से उत्पादन कर सके, तो इसलिए खाद्य बैंक स्थापित किए जाते हैं कि अब जो है किसानों से रिलेटेड या थोड़ी बहुत समस्या कम से कम निपटा सको। खाद्य बैंक से रिलेटेड जो किसानों से रिलेटेड है, वो कम से कम थोड़ी बहुत समस्या तो निपटा सको। तो इस तरीके से हमारी 9th क्लास की इकोनॉमिक्स जो है, वो कंप्लीट होती है क्या? पहले तो गाँव के आपको गाँव की स्थिति बताई जाएगी, और गाँव की स्थिति के बारे में सबसे आसान चैप्टर है अपने गाँव की स्थिति मानना और लिख देना। जो आपको अपने गाँव के बारे में आए, उससे रिलेट करो, लिख दो, नंबर पूरे, ठीक है? फिर क्या है, सिंपल चैप्टर ये भी, जहाँ लोग ही काम करने लग जाते हैं किसी भी लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वही संसाधन बन जाता है। संसाधन क्या, कुछ भी चीज़ जो हमें काम आती है, और संसाधन के रूप में जब काम करने लगे आदमी, तो आदमी खुद संसाधन बन जाता है, ठीक है? फिर है गरीबी, गरीबी किन-किन कारणों से होती है, कैसे कारणों से होती है? गरीबी का एक रूप है परछन बेरोज़गारी, और गारंटी से लिख के ले लो, परछन बेरोज़गारी पर क्वेश्चन बनता है। परसेंट बेरोज़गारी पर क्वेश्चन बनता है, तो वीडियो अगर स्किप करी हो परसेंट बेरोज़गारी समझाते टाइम, तो प्लीज़ भाई देख लेना एक बार, ठीक है? भारत में खाद्य सुरक्षा कौन-कौन सी योजनाएँ चलाई जाती हैं? तो एक SAVIPRE सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है? खाद्य बैंक स्थापित किए जाते हैं, गवर्नमेंट नई-नई स्कीमें चलाती हैं, तो इस तरीके से हमारे इकोनॉमिक्स है, उसका भी सिलेबस डिस्कशन खत्म हो चुका, ठीक है? टाटा, बाय-बाय।